माँ कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आ गया नए लेक्चर के साथ में। कल जो आपके सप्लीमेंट्री का एग्जाम हुआ क्लास 10th का गणित का पेपर हुआ, उस पेपर को आज इस वीडियो के माध्यम से अपन सॉल्व करते हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड के अंदर वो आज देखते हैं। ओके, लेट्स गो। क्वेश्चन आपका आया पहला आया है कि सूत्र निकिलन के द्वारा आपको घनफल ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर पहला, और पहला क्वेश्चन दे देगा आपको सूत्र निकिलन द्वारा घनफल ज्ञात करो। सूत्र निकिलन के द्वारा घनफल ज्ञात करने के लिए बोला और क्वेश्चन में आपको लिख रखा है 103। ओके, तो अगर मैं इस सूत्र के अंदर अगर सोल्व करने की बात करता हूं तो यहां पर मेरे पास कितने हैं 103 और इसका सूत्र है, और सूत्र क्या है, और वह सूत्र यह है संख्या प्लस विचलन इंटू 2 स्लैश 3 इंटू विचलन का स्क्वायर स्लैश विचलन का क्यूब। अगर मैं इस सवाल के आधार पर बताऊं आपको, आधार की वैल्यू अपन मान ले देख सकते हैं 100, तो अपना विचलन जो होगा संख्या में से आधार माइनस करना है, तो अपना विचलन कितना आ गया 0.3। अब अपन सोल्व करते हैं। संख्या का मान आपका कितना देगा, संख्या आपको दे रखी है 103 प्लस विचलन आपका आ गया 0.3 इंटू 2 स्लैश 3 इंटू विचलन आपका 0.3 उसके ऊपर स्क्वायर फिर 0.3 का प्लस इसको गुणा करेंगे तो 0 से ये 3 के 3 इंटू इसको गुणा किया तो 3 3 9 और इसको गुणा करेंगे तो 27। इसका क्यूब कितना आ जाएगा 27, 3 का इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, यानी कितना आ गया 103 प्लस 0 6, या इसको डायरेक्ट अपन ऐड करने की बात करते तो ऐड कर देते हैं। 8 के कितना आ गया 109, इसको अगर गुणा करेंगे 9 3 27, ये हो गया 27, यानी आपका आंसर आ जाएगा 109 27 27, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको घनफल की बात की जाएगी तो संख्या प्लस विचलन इंटू 2 स्लैश विचलन इंटू विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब। 103 प्लस 0.3 विचलन 2 3 के 3 विचलन का स्क्वायर करना है 0.3 का स्क्वायर यानी विचलन का क्यूब करना है 0.3 का क्यूब। फिर 103 इसको गुणा किया तो 6, ये 3 के 3 इसको गुणा करेंगे 9, इसको क्यूब किया तो 27। फिर इसको हमने आधार कितना ले रखा 100। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, जब हमने आधार कितना ले रखा 100 तो दो संख्या ये जो होगी एक साथ उतरेगी और उसके बाद में लास्ट वाली एसिडी उतर जाएगी। लेकिन अगर 10 आधार लेते हैं तो फिर एक संख्या उतारना है, दूसरा जो होगा इस पद में ऐड हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो अपन सेकंड क्वेश्चन करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन आपका दे रखा है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न समीकरण को हल करो। चलो अपन एक समीकरण है और समीकरण को हल करते हैं। ये भी आपका वैदिक गणित का प्रश्न है और इसमें लिख रखा है x 1/x + 2 प्लस 1/x + 5 बराबर 1/x + 3 प्लस 1/x + 4। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आपका अंश क्या आ जाता है समान आ जाता है और नीचे देखो संख्या 2 इस साइड की, यानी ये आपका दायां पक्ष एक बायां पक्ष, दो पक्ष हो जाते हैं, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर संख्या को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है 2 5 और 2 7, इधर भी जोड़ो 5 और 2 7। अगर ये सेम होते तो अपन क्या करते हैं, ये अपना जो लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूं मैं, अगर लेफ्ट साइड की बात करूंगा तो दोनों जो हर है दोनों हरों का योग कर देंगे और योग करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आया, x और x जोड़ा कितना हो गया 2x, इसको जोड़ा कितना आ गया 7। और इधर राइट अगर साइड की मैं बात करता हूं तो दोनों हरों का योग कर देंगे
और हरों का योग किया तो क्या आया, इन दोनों को जोड़ा 2x, इसको जोड़ा तो कितना आ गया 7। अगर ये दोनों आ जाते हैं, अगर आपके सेम आते हैं तो कैसे लिखते हैं, तो इसलिए 2x प्लस इक्वल टू 0, 2x बराबर प्लस क्या इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और x बराबर जो गुणा में जो चीज होती है वो कहां जाती है भाग में, यानी -7 बटा कितना हो जाएगा 2। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। जब हर आपका क्या हो, अलग अलग अंश समान दे रखा हो, तो इन दोनों संख्याओं को देखना, अगर सेम आ रही है यानी दोनों तरफ, अगर आ रही है तो दोनों पक्ष को जोड़ कर लो, उधर भी जोड़ कर लो। अगर ये दोनों सेम मिल जाते हैं तो सेम मिलेंगे तो फिर आपको बराबर में क्या लिखना है 0, तो 2x बराबर ये प्लस का हो जाएगा माइनस, और 2 कहां चले जाएंगे भाग में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 ये देगा कि दो संख्याओं दो संख्याओं जिसमें लिखा है a और 18 का एलसीएम को देगा 36 तथा HCF 2 है तो a का मान ज्ञात करो। बहुत अच्छा सवाल है। इसमें a की वैल्यू कैलकुलेशन करनी है, a की वैल्यू कैलकुलेशन आपको करनी है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक छोटा सा आपका इसमें भी सूत्र है, और सूत्र क्या है आपका LCM इक्वल टू a into b, और बटे में अपन लिख देंगे, और वो क्या लिखेंगे HCF। देखो इसमें आपको सब चीज दे रखी है, सिर्फ एक चीज मिसिंग है, और उसी मिसिंग चीज को अपन को निकालना है, और वो क्या निकालना है, एलसीएम आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 36, a की वैल्यू ज्ञात करनी है, b की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 18, बटा में HCF आपको कितना दे रखा है, वो दे रखा है 2, इसको काट दिया 9 बार, तो 36 इक्वल टू 9a, तो a बराबर 36 बटा 9, तो a बराबर कितने आ गया आपके पास में आंसर 9 चौक 36, यानी a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ओके, चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं अपन। आगे का क्वेश्चन क्या है, और वो ये है, आई होप जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और आगे का क्वेश्चन 4 नंबर का है, 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 45 डिग्री सेक 60, उसके बाद माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। ओके, सबसे पहले ये आपको एक सारणी है, सारणी याद रखनी पड़ेगी। जब मैं आपको ये प्रश्न आपको जब पढ़ाऊंगा, ये जो चैप्टर है जब पढ़ाऊंगा, तो चैप्टर के अंदर आपको सारणी कैसे अपन याद रख सकते हैं वो एक ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक के आधार पर आप आराम से इस सारणी को समझ सकते हो, और याद करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा। अभी नॉर्मल इसके जो मान है वो डायरेक्ट मान लिख रहा हूं, तो 4 के 4 कोट 45 का मान 1 होता है, फिर माइनस सेक जो कितना लिख रखा है, सेक 60 लिख रखा है ना, सेक 60 का जो मान होता है वो 2 होता है, और ऊपर स्क्वायर, फिर माइनस साइन 30 का मान होता है 1/2, इसके ऊपर स्क्वायर लगा रखा तो स्क्वायर। 4 के 4 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 1 का वर्ग 1, इसका स्क्वायर कितना होगा 4, ये प्लस माइनस 0 हो गया, और यहाँ पर माइनस है ना तो माइनस, इसको तो अपने आंसर कितना आएगा -1/4। ओके, तो ये सिर्फ आपको मान रखने और मान रख के आपको सोल्व करना है, कुछ नहीं करना है। तो ये आपको मैं जब प्रश्न पढ़ाऊंगा या चैप्टर जो पढ़ाऊंगा उसमें आपको समझा दूंगा। और उसके बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं अपन। आगे का क्वेश्चन आपके आया कि किस त्रिभुज में लंब केंद्र, परिकेंद्र व अंतर केंद्र संपाती होते हैं, अंतर केंद्र संपाती होते हैं। ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसके अंदर लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतर केंद्र, ये जो
तीनों जो होती क्या होती है, समबाहु होती है, यानी समान होती है, तो आपका वो जो त्रिभुज आएगा वो आएगा समबाहु त्रिभुज। कौन सा है, आपको ध्यान रखना है, वो त्रिभुज जो है वो है समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। ओके, चलो आगे के क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या है। आगे के क्वेश्चन में आपको देखते हैं, आगे के क्वेश्चन में आपको क्या चीज देखी है। आगे का क्वेश्चन देख रहा है कि आपको यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। ओके, ये कोई भी दो समरूप त्रिभुज जो होते हैं उनकी भुजाओं का अनुपात 4:9 दे रखा है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, उनका जो क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। एक चीज क्या चीज ध्यान रखना, इसकी एक आपके प्रमेय है, और वो प्रमेय क्या है, जब दो समरूप त्रिभुज होते हैं उन त्रिभुज की संगत भुजाओं का वर्ग उनके क्षेत्रफल के वर्ग के बराबर होता है, उनके क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है, यानी भुजाओं का वर्ग दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर होता है, उनके अनुपात के बराबर होता है। तो देखो इसमें क्या है आपका, मान लेता हूं मैं कोई दो त्रिभुज है, एबीसी का क्षेत्रफल बटेवा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, और दोनों जो भुजा दे रखी वो दे रखी आपको फर्स्ट वाली एबी का स्क्वायर बटेवा डीई का स्क्वायर। ये आपका इसका नॉर्मल आपको ध्यान रखना है, वो प्रमेय है, उस प्रमेय के आधार पर तो ये आपको ज्ञात करना है दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। भुजाएं आपको दोनों दे रखी है, एक तो दे रखी 4, दूसरी दे रखी 9, ऊपर क्या लिखा है स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होगा 16, 9 का स्क्वायर होगा 81, तो आपका आंसर आ जाएगा 16:81। ओके, चलो आगे का क्वेश्चन आपका दे रखा है, आगे का क्वेश्चन क्या दे रखा देखते हैं अपन। चलो आगे का क्वेश्चन है कि आपको यदि PA बराबर 0.992 तो A नहीं की प्रायिकता ज्ञात करो, नहीं की प्रायिकता ज्ञात करो। जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 18 वाला जो प्रायिकता का चैप्टर पढ़ाया था, उसके अंदर प्रायिकता का आपका विस्तृत वर्णन मैंने आपको समझा रखा। अगर किसी ने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो में जाके उस लेक्चर को जरूर देखना, जिससे आपको ये प्रश्नावली का ये आराम से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। मैंने जो प्रश्नावली आपको ये पढ़ाई थी तब उसमें बताया था कि जब भी नहीं शब्द आ जाता है तब आपको क्या करना है, आपको एक में से माइनस करना है, 1 - PE माइनस करना है। एक का एक जो घटना घटित हो रही है वो कितनी है 0.992, अगर इसमें से माइनस करेंगे तो 0.008 आंसर आ जाएगा। ओके, तो जब नहीं आ जाता है शब्द तो आपको क्या करना है 1 - PE माइनस करना है, तो बाकी निकालेंगे तो इस कितना आ जाएगा 0.008। आगे आपको जो दे रखा है सवाल वो देखते हैं अपन। यूक्लिड विभाजन द्वारा 90 और 144 का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन के द्वारा 90 और 144 का एचसीएफ, यूक्लिड विभाजन द्वारा 90 व 144 का एचसीएफ ज्ञात करो। ओके, ये आपकी पहली प्रश्नावली है, और सॉरी सेकंड प्रश्नावली है। सेकंड प्रश्नावली वास्तविक संख्या जो है उन वास्तविक संख्याओं में आपको बता रखा है यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, अवभाज्य गुणनखंड विधि होती है उससे एचसीएफ हम कैसे ज्ञात करते हैं, उसके बारे में शांत और अशांत संख्या वो बता रखा है। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी है आपका कि अपन को यूक्लिड विभाजन से आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे बड़ी संख्या होगी उसको भाज्य के रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, भाज्य के रूप में, ये लिखेंगे पर भाज्य के रूप में। इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, ये आ गया 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14 यानी 5।
जो चीज आपका शेषफल आएगा वो बन जाएगा भाजक, और जो भाजक होगा वो आपका भाज्य बन जाएगा। अब वापस भाग दिया, एक बार गया, यानी 54, 6 बच गए, इधर हो गया 6 6 3 9, यानी वापस आ गया 54, और 6 और ये 6 6 3 9 36, और उसके बाद में एक बार गया, ये 36 आ गए, इसमें किया तो 8, ये हो गया 18, वापस 18 में दिया, कितनी बार गया 36, यानी 2 बार, यानी 36, यानी अपना जो एचसीएफ आएगा वो कितना आ जाएगा, वो अपना आंसर आ जाएगा 18। ओके, तो 90 में इसमें डिवाइड करेंगे तो एक बार, इसमें वापस डिवाइड किया तो एक बार, इसमें भी एक बार डिवाइड करेंगे तो, और 18 में करेंगे तो 2 बार। जब आपका शेषफल 0 आ जाता है तब आपको रुक जाना है, ऐसे भाग देते देते, और लास्ट में जो भाजक होगा वही आपका क्या कहलाएगा, वही उसका एचसीएफ होगा। ओके, चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं अपन। आगे का क्वेश्चन आपको देगा, एक वृत्त की परिधि दे दी है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वृत्त की परिधि आपको दे रही है 88 सेंटीमीटर, तो वृत्त का आपको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। जब भी आप सवाल सोल्व करते हो, जो चीज दे रही है यानी परिधि दे रही है, तो उसी से आपका आंसर निकलेगा। तो सबसे पहले वृत्त के जो क्षेत्रफल की अगर मैं बात करता हूं, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान होता है 22/7, लेकिन आर की वैल्यू सवाल में आपको नहीं दे रही, तो इस परिधि से ही अपन को क्या निकालनी पड़ेगी, आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो निकालते सबसे पहले वृत्त की परिधि, परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। परिधि आपको दे रखी है 88, 2 के 2, पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू आपको याद करनी है 88, इसको इसे गुणा किया तो 44/7 इनटू आर, तो आर इक्वल टू सबसे पहले लिखेंगे 88, जो भिन्न होगी वो हो जाएगी रिवर्स, बड़ा आ जाएगा 44, 2 बार, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। क्या सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी आ गई 14 इनटू 14, 7 से इसको काटा 2 बार, यानी 22 इनटू 28, यानी 28 को मैं अगर 22 से गुणे करने की बात करता हूं, और 5 6 5 6 11 616, कितना आ गया 616 सेंटीमीटर। तो अपना आंसर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब वृत्त की परिधि दे रखी हो, तो परिधि से हमने निकाली त्रिज्या, और उसके बाद में उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे का क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक शंकु का आयतन दे रखा है। अब आगे का सवाल देखते हैं। शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है तथा इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या ज्ञात करो। त्रिज्या ज्ञात करो। तो जब भी मैंने आपको ये जो प्रश्नावली आपको पढ़ाई थी, ये जो चैप्टर पढ़ाया था, इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको इसका सारा विश्लेषण बता रखा है, कैसे उनको सवाल सोल्व करना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको देखा शंकु का आयतन, तो शंकु के आयतन से ही इसके जो सूत्र है, इस सूत्र से ही अपन क्या निकाल सकते हैं, इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो चलो कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व। तो शंकु का आयतन, आयतन देगा आपको 1232, ऊंचाई कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, शंकु का आयतन जो बेलन का आयतन होता है उस पे किसका डिवाइड करते हैं, मैंने आपको बताया था 3 से डिवाइड करेंगे तो किसका आयतन हो जाएगा, शंकु का। आयतन देगा आपको 1232, पाई का वैल्यू कितना है 22/7, त्रिज्या आपकी क्या करनी है, ज्ञात करनी है। h की वैल्यू दे रखी 6/3, इसको काटा 2 बार, आपका आंसर हो जाएगा 22/32। इसको इससे गुणा किया कितना आया 44/7, तो r स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, ये 1232 लिखेंगे सबसे पहले ऊपर,
और जो भिन्न होगी वो भिन्न क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया कि आपको तो 1232 7 ऊपर चला जाएगा और बटे हम कितना आ जाएगा 44। अब इसमें अगर अपन डिवाइड करने की बात करते हैं तो 32 के 2 चला करते ना 8 9 10 11 2 1 1 2 3 2 1, यानी अगर इसको मैं काटता हूं तो तो ये 28 बार कट रहे हैं। ये कहोगे 28 बार, तो आर स्क्वायर बराबर 28 इंटू 7, यानी आर स्क्वायर बराबर आ गया आपके 196। 7 54 14 14 और 5 होते हैं 19। आर स्क्वायर बराबर कितना आया 196, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट की है 196, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 14 सेंटीमीटर। ओके, ये आपका त्रिज्या आ जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले 1232 लिखना है, पाई की वैल्यू 22/7, आर आपका आर स्क्वायर, एच की वैल्यू 6/6 और उसके बाद बटा में 3, ये जो सूत्र वाला है ये, उसके बाद में इसको ऐसे काट दे 2 बार, इसको गुणा करेंगे 44 और आर स्क्वायर और बटा में 7। अब 1232 सबसे पहले लिखेंगे, 7 ऊपर चले गए और 44 बटे हम आ जाएंगे, इसको इससे काटेंगे कितनी बार कट जाएगा 28 बार, और 28 को 7 से गुणा किया तो 196 इसका अंडर रूट होता है 14 का। ओके, चलो आगे के क्वेश्चन देखते हैं। चलो आगे का क्वेश्चन आपके आया हुआ है, द्विघात समीकरण की बात करता हूं मैं। तो द्विघात समीकरण के अंदर क्वेश्चन नंबर 16 जो है, निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो। आपको ये ज्ञात करना, मूल ज्ञात करना है। आपको लिख रखा 4 - 3x बटे हम लिख रखा x की वैल्यू 5/2x + 3 ये लिख रखा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, द्विघात समीकरण का मतलब होता है जिसके ऊपर घात 2 आनी चाहिए और वो समीकरण बनेगा, और जिसको अपन इस रूप में लिखेंगे, यानी ax² + bx और +c = 0, ये होता है द्विघात समीकरण का रूप होता है। तो इस रूप में सबसे पहले आपको जमाना है, तो जमाएंगे तो सबसे पहले तो ये भिन्न के रूप में दे रखी है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वज्र गुणा या कैचे गुणा करके करेंगे। इनको इससे गुणा करना है तो मैं लिख देता हूं 2x + 3 को मेरे को गुणा करना है, किससे करना है 4 - 3x से। इसको किससे गुणा करना है 5x से। चलो गुणा करने की मैं बात करता हूं, तो इसको इससे गुणा किया कितना आया 4 × 8, इसको आप इससे गुणा किया कितना आया 3 × 2 6x², इसको इससे गुणा किया कितना आया 12, इसको इससे गुणा करेंगे -9x बराबर हो गया 5x। ओके, तो सबसे पहले 2x को इससे गुणा किया, 2 को 3x से किया, फिर 3 को इससे गुणा करना है, फिर 3 को 3x से गुणा करना है। अब x वाले एक साइड में रख देंगे और जो x² है उसको एक साइड में रख देते हैं, और जो आपका नॉर्मल वैल्यू है उसको एक साइड में रख देते हैं। चलो सबसे पहले मैं लिख देता हूं, ये माइनस क्या है 6x², ये है प्लस का 8x और ये है माइनस के 9x, ये प्लस का इधर है किसका हो गया -5x, ये प्लस के हैं 12 बराबर 0। अब देखो सबसे पहले माइनस वाले दो संख्या है 9 5 14 और 8 में से 14 जाएंगे 6 रहेंगे, तो -6x², ये हो गए प्लस के तो हो गए 8x और माइनस के हो गए 14x और प्लस के 12 बराबर 0, तो -6x², इसमें से ये माइनस निकालेंगे तो माइनस के 6 और प्लस के कितने हो जाएंगे 12। अब आपका फर्स्ट जो पद देगा वो किसमें देगा, आपको माइनस के अंदर आ रहा है। तो जब भी आपको सवाल माइनस के अंदर आ जाता है तो उसको अपन कैसे करते हैं, इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए पूरे समीकरण को -x से गुणा कर देंगे। तो मैं -x से गुणा कर रहा हूं, इसमें -x से गुणा करने पर अगर मैं -x से गुणा करता हूं कितना आ जाएगा 6x² माइनस का ये माइनस था, ये क्या हो गया प्लस का, ये माइनस था ये क्या हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। यानी आपको कुछ
रटने की जरूरत नहीं, प्लस माइनस अगर माइनस एक से गुणा करो जो जो चिन्ह नजर आ रहा है वो उसके विपरीत चिन्ह लग जाएंगे, माइनस का या प्लस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा। ओके, अब देखो इस समीकरण को और छोटा करना चाहते तो कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? 6 जो 6 है उस 6 का डिवाइड सब में हो रहा है, अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो x² बचेगा, इधर x बचेगा और इधर 2 बच जाएंगे और बराबर 0। अब इसको आपके द्विघात जो समीकरण है, जब मैं प्रश्नावली या जो चैप्टर है वो पढ़ाऊंगा तब इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं और इसमें कौन कौन से सूत्र हो सकते हैं, कौन कौन सी विधियां हो सकती है वो भी बताऊंगा। तो अभी आपको मैं एक नॉर्मल विधि है, गुणनखंड जो विधि है वो गुणनखंड विधि से सवाल को सोल्व करा रहा हूं। ध्यान देना इधर। सबसे पहले आपने जो गुणनखंड लेकर का है, जो द्विघात समीकरण लेकर का उसको अपन गुणनखंड विधि से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे, एक को अपन को इससे गुणा करना है यानी 1 - 2 यानी आगे -2। इस -2 के ऐसे टुकड़े करने हैं, इसको इससे गुणा किया -2 के ऐसे टुकड़े करने, जोड़ करो या बाकी करो तो नीचे प्लस के 1 और गुणा करने पर वापस क्या आना चाहिए, प्लस के माइनस के 2। चलो मैं गुणा लिख देता हूं, माइनस इधर लगा रहा हूं, इसको गुणा करो तो आ रहा है माइनस के 2, ये माइनस और ये प्लस, ये आगे प्लस के 1। समझ में आया? गुणा करने पर कितना आना चाहिए, माइनस के 2, जोड़ो या बाकी करो कितना आना चाहिए, माइनस के 1। तो ये दोनों जो गुणनखंड है इन गुणनखंड को इस x की वैल्यू की जगह पुट अप करना है। तो अपन लिखते हैं x² फिर माइनस का x है फिर प्लस के 2x है और माइनस के 2। ये दोनों जो लिखे इस x की वैल्यू की जगह लिखना है। अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है। एक तरफ कॉमन क्या आ रहा है x, तो x - 1 बच गया, प्लस 2 कॉमन ले लिए, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2 x। ये 2 में ये 2x में 2 की वैल्यू का भाग देंगे तो कितना बचेगा x, 2 में 2 का भाग दिया तो कितना बच गया 1। तो x प्लस आ गया 2 और x माइनस आ गए 2। आपको सवाल में क्या पूछ रखा है, आपको सवाल में पूछ रखा है कि आपको मूल ज्ञात करने हैं और मूल ज्ञात करेंगे तो क्या कैसे सॉल्व करेंगे, x + 2 = 0, तो x बराबर ये प्लस का उधर आया तो किसका हो गया माइनस का, यानी एक मूल आ गया आपका माइनस के 2, x - 1 = 0, तो x बराबर कितना आ गया प्लस का 1, यानी जो मूल होंगे द्विघात समीकरण के वो हो जाएंगे माइनस के 2 और प्लस का 1। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको सबसे पहले इसको वज्र गुणा करके यानी कैसे गुणा करके सॉल्व करना है, कैसे गुणा करके मैंने समीकरण बनाया x² + x - के 2, फिर इसको गुणनखंड विधि से मैंने सॉल्व किया। ओके, चलो इसको उतार सकते हो आप, उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपके आगे वाला है। ओके, चलो आगे का क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी दे रखी 7, 13, 19 205 में पदों की संख्या तथा उनका योग ज्ञात करो। ओके, तो देखिए ये जो आपके जो चैप्टर है वो है आपके समांतर श्रेणी का, और समांतर श्रेणी आपकी 5वीं जो प्रश्नावली है या 5वीं जो चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर ये सारे बताए गए। तो उसके अंदर 2-3 टाइप के जो आपके क्वेश्चन है, जिसमें एक आता है आपको क्या पूछ रखा है, योग पूछ रखा है, और एक क्या पूछ रखा है सवाल के अंदर पदों की संख्या। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें a की वैल्यू कितनी थी 7, ये लिख दिया 7। d की वैल्यू आपको क्या करना है, फर्स्ट सेकंड पद में से फर्स्ट पद माइनस करना है, यानी 13 में से कितना चला जाएगा 7, तो d की वैल्यू का मान कितना आ जाएगा, यानी 6। कितना आ गया 6 आ गया, कितना आ गया 6। अब आपको और क्या लिखेगा, ये लास्ट में क्या दे रखा है an, क्या दे रखा है an, जिसको l की वैल्यू भी बोलते हैं, और ये आपको दे रखा है 205। अब आपका जो सूत्र लगेगा, सूत्र आपका है an बराबर a + n-1 और d। an कितना दे रखा है an की वैल्यू 205, ये लिख दिया मैंने 205। a की वैल्यू कितनी है
7, ये लिख दी 7 प्लस n की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। d का मान दे देगा आपको 6, तो ये हो गया 205। ये प्लस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस के 7 और बराबर 6 को n से गुणा करेंगे तो 6n, 6 को 1 से गुणा किया तो माइनस के 6। चलो ये हो गया 205 माइनस के 7, ये माइनस का वापस इधर किसका आया तो प्लस का हो जाएगा, इधर बच गया 6n। 7 में से 6 जाएगा, कितना बच जाएगा 1 बचेगा, यानी 205 माइनस 1 बराबर 6n। इसमें से और बाकी निकाल दो, 204 बराबर 6n। तो n की वैल्यू जो कितनी हो गई 204 बटेगा 6, यानी ये हो गया 6 3 18, 19 20 2 24 34। n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 34। अब सवाल में क्या पूछेगा आपको पदों की संख्या, ये पदों की संख्या आ गई n कितनी आ गई 34। अब आपको पूछेगा आगे उनका योग भी ज्ञात करना है। योग का मतलब आपको उनकी टोटल कितनी आ रही है वो ज्ञात करना है। तो इसका एक सूत्र है Sn बराबर m/2 a plus l। n की वैल्यू बोलो कितनी थी आपके पास में, अभी आपने निकाली है 34 डिवाइड 2, a की वैल्यू 7 और l की वैल्यू 205। इससे काटेंगे कितने बार 17 बार, 17 के 17 फिर इनटू ये जोड़े कितना हो गया 212, यानी 212 को मैं सारा 17 से मल्टीप्लाई करने की बात करता हूँ। 7 14 हासिल 1 7 और 1 8 2 1 2 4 10 का 0 हासिल 1 4 5 6 और 3, यानी आपके आ गए ये 3604, यानी 3604 आपकी क्या हो जाएगा इन टोटल पदों की संख्या। अगर मैं कोई भी संख्या है या जो नॉर्मल इसको समांतर श्रेणी बोलते हैं 7 13 9 19 ऐसे लिखता 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 जाऊंगा और कहां तक जाऊंगा 34 जो डिजिट होगी वहां तक जाऊंगा। जाने के बाद अगर इसमें प्लस प्लस ऐड करता जाऊं सभी संख्याओं में तो उसकी जो जोड़ होगी यानी जो एडिशन टोटल करेंगे कितना आएगा अपना आंसर 3604। ओके चलो देखो इस क्वेश्चन को और आगे क्वेश्चन देखते हैं नया क्या है। चलो ओके चले आगे। आगे का क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक घड़ी के मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। मिनट की सुई द्वारा 15 मिनट में बनाए गए त्रिज्यघन का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिज्यघन का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ओके ये आपके त्रिज्यघन यानी वृत्त की परिधि और उससे संबंधित जो क्षेत्रफल है वो वाला चैप्टर है और उसके अंदर ये है 15 वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर में सारी आपको बात बता रखी। और इसके अंदर आपको क्या याद करना है एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर लंबी है। तो 15 मिनट वो त्रिज्यघन का कितना कोण बनाएगी, त्रिज्यघन जो बनेगा उसका टोटल क्षेत्रफल कितना आएगा वो आपको याद करना है। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या करना है, जो भी सुई की लंबाई दे रखी हुई वो होगी त्रिज्या, क्या होगी त्रिज्या। तो घड़ी के मिनट की जो सुई की जो लंबाई है उसको अपन बोल देंगे ये त्रिज्या, यानी आर की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको, वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अब एक चीज आपको ध्यान रखना, जब भी घड़ी के मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री कोण बनाती है। कितना डिग्री कोण बनाती है 6 डिग्री कोण बनाती है। और उसके बाद में आपके जो घंटे की जो सुई होगी, कौन से घंटे की जो सुई होगी वो 1 मिनट के अंदर कितना बनाती है आधा डिग्री कोण बनाती है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो जो घड़ी की मिनट की सुई है तो घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में
रचित कोण कितना बनाएगी भी मैंने आपको बताया 6 डिग्री कोण बनाती है। इसने सवाल में कितना डिग्री कोण लगा तो 15 मिनट में, तो घड़ी के मिनट की सुई द्वारा सुई द्वारा 15 मिनट में रचित कोण यानी 6 इंटू कितना कर देंगे 15 को 6 से गुणा किया तो 90 डिग्री। मतलब आपके जो सवाल दे रखा है, सवाल के अंदर 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बना रही है 6, तो 15 मिनट में कितना बनाएगी 90 डिग्री। अतः त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र ध्यान रखना आपको, पाई आर स्क्वायर थीटा बटेवा 360 डिग्री। पाई की वैल्यू है 22/7 इनटू आर की वैल्यू आपको दे रखी है 14, यानी 14 इनटू 14। थीटा आपको जो दे रखा है, थीटा की वैल्यू अपने आ गई 90 डिग्री, यानी 90/360। ठीक है, अब ये जो है 7 से इसको काटा कितने बार कट गया 2 बार, 90 से इसको काटा कितने बार कट गया 9 चौक 36, 2 से इसको काटा कितने बार कट गया 2 बार, 2 से इसको वापस काटा कितने बार कट गया 11 बार। यानी आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया है 11 इंटू 14 और बटे आपको 6 क्या 7 से कट गया 2 बार, 90 से इसको काटा 4 बार और वापस 2 को इसे काटे 2 बार, 2 को इसे काटेंगे 11 बार, यानी 11 इंटू 14, यानी 14 को 11 से गुणा करेंगे तो 4 ये हो गए 11 चौक 44, 44 के 4 हाथ से लगा 4, 11 12 13 14 15, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको जो बता रखा है वो देख लो, क्या है एक बार वापस देख लेते हैं कि एक घड़ी के मिनट की जो सुई होती है, मिनट की सुई, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी 6 डिग्री कोण, तो 15 मिनट बोला तो 15 से मल्टीप्लाई करना, कितना आ गया 90 डिग्री। और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र ध्यान रखना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटेवा 360, पाई की वैल्यू 22/7 इनटू 14 इनटू 14 इनटू 90/360, थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास 90। इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। और आगे के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलो आगे का क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्वेश्चन दे रखा है आपको, बावन पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात करो। पहला प्रश्न पूछ गया इसमें, देखो आपको क्या करना है, 52 पत्तों की, मैंने आपको प्रायिकता का अच्छी तरह से पूरा विस्तृत वर्णन करके आपको समझाया हुआ है, तो जिसने भी अगर वीडियो नहीं देखा हो तो प्रायिकता का पूरा चैप्टर आप लर्न कर सकते हो, वहां से पढ़ सकते हो, और कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट कर सकते हो वहां पे। और तो ये जो आपका है 52 पत्तों की गड्डी, आप ताश जो खेलते हो, ताश के अंदर टोटल 52 पत्ते होते हैं, तो उसके अंदर आपको उसमें से पत्ता निकाल दिया और बताया कि उसमें से क्या क्या प्रायिकता हो सकती है। तो पहला क्वेश्चन इसमें बोला, क्या बोला, तो पहला क्वेश्चन बोला है कि काले रंग की बेगम, कितने काले रंग की बेगम, काले रंग का मतलब क्या होता है, काले एक तो चिड़ी के पत्ते होते हैं काले, एक हुकुम के पत्ते काले होते हैं,
और बेगम होती है टोटल 4। कितनी होती है? 4। 4 में से 2 बेगम आएगी काले रंग की, तो अपना सूत्र हो जाएगा P बराबर अनुकूल परिणाम बढ़ेगा कुल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम मतलब काले रंग की जो बेगम है वो टोटल कितनी है? 2 बेगम है। कितनी है? 2। और उससे पहले आप देख सकते हो कुल परिणाम कितना है यहाँ पर? कुल परिणाम टोटल बते होते 52। ठीक है, अब मैं क्या लिख रहा हूँ? काले रंग की बेगम 2 बेगम में होगी तो 2/52, 1 से काटेंगे तो 1/26। दूसरा प्रश्न पूछा इन्होंने कि हुकुम का इक्का हुकुम के इक्के कितने होते हैं? एक ही होता है, इक्के टोटल होते हैं 4। कितना होता है? 4। लेकिन इसमें स्पेशल तौर से बोलते हैं कि हुकुम का इक्का कितना होगा? 4 डिवाइड में होता है, एक चिड़ी का होता है, एक लाल का होता है, एक ईंट का होता है, एक हुकुम का होता है। तो हुकुम के पते कितने? इक्का कितने बार आ सकता है? एक बार। टोटल पते कितने हैं? 52। तो मैं ये आगे लिख रहा हूँ b = 1/52। तीसरा प्रश्न, लाल रंग का पता लाल कलर के पत्ते कितने होते हैं? एक ईंट के लाल के होते हैं सारे, एक होता है ईंट का 13 पत्ते, एक होता है लाल का वो भी 13 पत्ते। 13 और 13 कितने हो गए? 26। टोटल पत्ते कितने हो गए इसमें? लाल रंग के बोल दिया तो 26/52 काटेंगे तो 1/2। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका सिंपल है। 4 नंबर की जो ये चैप्टर आया था वो चैप्टर आराम से आप कर सकते हो बोर्ड के एग्जाम में। तो ये जो मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर अच्छी तरह समझा रखा है, एक बार वहां जाके इसको अच्छी तरह से और देख लें। चलो एक आगे के क्वेश्चन और देखते हैं क्या है। आगे आपको क्वेश्चन दे रखा है